मैं पड़ोस में रहने वाली संध्या दीदी के घर की तरफ बढ़ गई। सोचा हो सकता है उनसे बात कर अपनी परेशानी का हल निकाल सकूं। दरवाज़ा पूरी तरह से बंद नहीं था, इसलिए बिना नोक किए मैं अंदर चली गई। वैसे भी अब उनसे मैं इतनी घुल मिल गई थी कि सामान्य औपचारिकता की जरूरत नहीं थी। तभी मुझे संध्या दीदी की जोर जोर से लड़ने की आवाज़ आई। किसी पर बहुत बुरी तरह से नाराज थी। मुझे लगा शायद मैं गलत वक्त पर आ गई हूँ, इसलिए चुपचाप निकलने ही वाली थी कि तभी मैंने कुछ ऐसा सुना जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। थकावट की वजह से आज आंख बड़ी देर से खुली थी। मेरी जैसे तैसे फ्रेश होकर चाय लेकर बालकनी में रखी और कुर्सी पर बैठ गई। बेटे रघु के जाने के बाद आज पहली बार अकेलेपन और खालीपन का आभास हो रहा था। पर वो भी कब तक अपनी माँ के पास रहता। एक ना एक दिन उसे अपनी जिंदगी की शुरुआत तो करनी ही थी। पिछले सप्ताह रघु ने कहा, माँ अब आप रिटायरमेंट ले लो और मेरे साथ चलो। तू कहाँ जा रहा है और मैं क्यों रिटायरमेंट ले लूँ? मैंने अचरज से उसकी तरफ देखा। उसने कहा, माँ पुलिस अधीक्षक ट्रेनिंग के बाद मुझे पहली पोस्टिंग मिली है। जितनी खुशी उसे पुलिस अधीक्षक के चयन के समय मुझे हुई थी, आज उतनी ही तकलीफ उसके दूर जाने से हो रही थी। पर किसी तरह खुद को मजबूत दिखाते हुए मैंने कहा, रघु मैं कहाँ कहा तुम्हारे साथ घूमूं? तुम अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी के पद पर हो। अपना काम ईमानदारी और पूरी लगन से करना और मेरी फिक्र ना करो। मैं अभी अपना काम करने में सक्षम हूँ। और फिर तुम्हारी नेहा माँ और चाचा तो है ना मेरे पास। नेहा और लखन भैया के बहुत समझाने और भरोसा दिलाने के बाद रघु बीकानेर के लिए रवाना हुआ। अचानक फोन की घंटी सुन सोच से बाहर आए। जरूर रघु होगा, चैन नहीं है। उसे भी सोचते हुए फोन उठाया। मेरे कुछ कहने से पहले ही उधर से एक महिला की आवाज आई, हेलो हेलो मेघा है क्या? उफ, ये तो उसी की आवाज है। अब क्या लेना है इसे मुझसे? मेरा सब कुछ छीनकर भी चैन नहीं। मैंने बिना कुछ बोले फोन रख दिया। मैंने इतने वर्षों बाद उसकी आवाज सुनकर मेरे हाथ पैर सुन पड़ गए। दिल दिमाग दोनों मेरे बस में नहीं थे। उसके प्रति दबी हुई नफरत और बढ़ गई। इतने वर्षों बाद उसने क्यों फोन किया? मुझे लगता है मेरा घर उजाड़ कर अभी तक मन नहीं भरा। उसका नाराजगी और नफरत से मेरा सिर दर्द और बढ़ गया। किसी तरह खुद को समेटे कहीं सोफे पर लेट गई। नेहा दीदी से बात करूं क्या? पर वो तो अभी हॉस्पिटल में होगी। अभी फोन करना मुनासिब नहीं होगा। इसी उधेड़बन में कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। आँख खुली तो 3 बज गए थे। दर्द कुछ कम हुआ तो भूख भी लगी थी। आज शिमला की छुट्टी थी, इसलिए आज रसोई में कुछ बना ही नहीं। मेरा कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था। अभी तक उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, पर भूख के आगे मन कब तक मना करता। रसोई की तरफ खुद ब खुद गई और सोच रही थी आखिर उसके फोन करने का मकसद क्या था? इतने वर्षों बाद उसे मेरी याद कैसे आ गई? उसकी धोखे की कहानी फिर आंखों के सामने आ गई, जैसे कुछ समय पहले की ही बात हो। बचपन में मैंने अपने माता पिता को एक सड़क दुर्घटना में खो दिया था। लड़की होने के नाते घर वालों ने मेरी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। ऐसे समय में मेरी मामी मेरे लिए खड़ी हुई। उन्होंने मेरी दादी और घर वालों को खूब खरी खोटी सुनाई और मुझे लेकर यूपी आ गई। मामी का एक बेटा था राहुल। मेरे रूप में उन्हें एक बेटी मिल गई और मुझे माता पिता के साथ एक भाई और नानी माँ के गुजरने के कुछ समय बाद वह भी चल बसी थी। मैं मामी के प्यार दुलार में बड़ी हुई। माता पिता को तो कभी नहीं देखा, तो वही मेरे लिए माता पिता थे। मैं उन्हें माँ बाबा बुलाती। पढ़ाई के साथ साथ माँ की सीख से मैं गृह कार्यों में पारंगत हो गई थी। रंग रूप भी ऐसा था कि कोई देखकर प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। समय बीतता गया। राहुल भैया इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद विदेश चले गए। उन्हें वहीं अपनी एक सहकर्मी से प्यार हो गया। भैया ने फोन पर अपनी प्रेम कहानी के बारे में माँ और बाबा को बताया और अगले महीने शादी की इच्छा बताई। बाबा ने तो सहर्ष स्वीकृति दे दी, पर माँ कुछ दिन नाराज रही। भैया यूपी आ गए और शादी ब्याह की तैयारियों में लग गए। माँ भी अपने इकलौते बेटे से कब तक नाराज रहती। भैया को देख सारी नाराजगी भूल गई और सभी रस्मों रिवाजों के साथ धूमधाम से भैया का विवाह संपन्न हुआ। भाभी बहुत खूबसूरत और स्मार्ट थी। दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी थी। मैं बहुत खुश थी कि भाभी के रूप में मुझे एक अच्छी सहेली मिल गई। महीना भर घर में खूब रौनक रही। माँ ने भी भाभी को अपनी बहू के रूप में खुले दिल से स्वीकार कर लिया था।
एक महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला। अब भाभी और भैया हम सबको छोड़कर वापस जा रहे थे। दोनों की छुट्टियां खत्म हो गई थी। उनके जाने के बाद घर में अजीब सी उदासी छा गई थी। कुछ महीनों के बाद मेरे लिए बाबा के एक सहयोगी के रिश्तेदार के यहाँ से रिश्ता आया। लड़का दिल्ली में रहता था, बैंक में उच्च पद पर है। घर में सिर्फ माँ है जो गांव में रहती है। दहेज के नाम पर दुल्हन सिर्फ एक जोड़े में, और विवाह 15 दिनों के अंदर ही होना चाहिए। ऐसा रिश्ता पाकर मेरी माँ बलाए लिए नहीं थक रही थी। बाबा भी हर किसी आने जाने वाले से अपनी खुशियां बांटने में लगे हुए थे। पर एक सवाल सबके मन में था कि विवाह के लिए इतनी जल्दी क्यों। माँ की सहेली की बेटी नेहा दीदी दिल्ली में डॉक्टर थी। माँ ने दीदी को फोन पर सारी बात बताकर लड़के के बारे में पूरी जानकारी लेने को कहा। दीदी ने अपने स्तर से सभी तरह की मालूमात हासिल की और माँ को बताया कि लड़के का नाम सुनील है। वह देखने में अच्छा है, नौकरी भी बहुत अच्छी है, 2 कमरों का फ्लैट खरीद लिया है और उसमें अकेला रहता है। भैया भाभी की सहमति मिल गई कि 15 दिन में शादी हो जाए। वो लोग भी एक दिन के लिए आ जाएंगे। फिर क्या था, मामबा विवाह की तैयारी में जोर शोर से लग गए। समय कम होने के कारण रिश्तेदारों की फौज तो जमा नहीं हो पाई थी। हाँ, कुछ आसपास रहने वाले रिश्तेदार जरूर आ गए थे। विवाह सादगी से होना था, ये लड़के वालों की मांग थी। फिर भी माँ ने अपने घर की सभी रस्मों को पूरा किया और मेरा विवाह संपन्न हुआ। सभी रिश्तेदार मुझ पर रस कर रहे थे कि इतने कम समय में ऐसा परिवार और इतना होनहार दूल्हा मिल गया। मुझे दुल्हन के रूप में देखकर माँ के आंसू छलक पड़े थे। फिर भी वो खुद को मेरे सामने कमजोर नहीं दिखा रही थी। विदाई की घड़ी भी आ गई। माँ बाबा का धैर्य अब टूट चुका था। मुझे बाहों में लेकर दोनों फूट फूट कर रोने लगे। किसी तरह भैया और भाभी ने दोनों को संभाला और मेरी विदाई की गई। मैं पूरे रास्ते रोती रही, पर सुनील 1-2 बार ही मुझे चुप रहने के लिए बोले। कार में भी अपनी सीट पर तटस्थ बैठे रहे। उस समय मैंने कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक तो अपने मामबा से दूर जाने का गम, दूसरा अनजान लोगों के साथ रहने का डर। कोई और विचार मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। जैसे तैसे रोते बिलखते ससुराल पहुंची। वहां कुछ रिश्तेदार और सासू माँ मेरे स्वागत में खड़ी थी। सासू माँ का व्यवहार काफी स्नेही लगा। बड़े प्यार से मुझे कमरे में ले गई। आंसू पोंछकर मुझे गले लगाकर बोली, बेटी नहीं है इस घर में, तुम आज से मेरी बेटी हो। और अब रोना नहीं, हंसते हुए मेरे धीर गंभीर बेटे को संभालना। चलो, मुंह हाथ धो लो और बाल ठीक कर लो। कुछ देर में सभी मुंह दिखाई की रस्म के लिए आएंगे। उनका प्यार पाकर मेरा डर गायब हो गया। मैंने पूरे मन से खुद को वहां की रस्मों के लिए तैयार कर लिया। मुंह दिखाई के लिए पड़ोस की महिलाएं और घर में आए कुछ रिश्तेदार थे। सभी ने मेरी खूबसूरती और साथ हुए साजो सामान की खुले दिल से तारीफ की। मैंने अपनी सासू माँ की तरफ देखा। उनका चेहरा गर्व और खुशी से दमक रहा था। सबको संतुष्ट देख मन को शांति मिली। सभी के जाने के बाद सासू माँ ने माँ को फोन किया और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी बेटी अब इस घर की बेटी है। मुझसे बात कराई। शाम ढलने को थी। सुनील गृह प्रवेश रस्मों के बाद से दिखे नहीं थे। मुझे एक सजे सजाए कमरे में ले जाकर बैठा दिया गया। हर लड़की की तरह अपनी सुहागर रात के सुंदर सपने सजाए। मैं सुनील का इंतजार करने लगी। दिन भर की रस्मों की थकान महसूस हो रही थी कि कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। मेघा उठो बेटी, सासू माँ की आवाज सुनकर मैं चौंक कर उठ बैठी। सॉरी माँ, मैं इतनी देर तक नहीं सोती, पता नहीं ऐसे कैसे सो गई थी। मेरी नजर शर्म से फर्श पर टिकी थी। कोई बात नहीं बेटी, तुम बहुत थकी हुई थी इसलिए नींद आ गई। चलो अब नहा लो और तैयार होकर बाहर आ जाओ, कुछ रिश्तेदार जाएंगे अभी थोड़ी देर में। हंसते हुए उन्होंने मेरे सिर पर अपना प्यार भरा हाथ रखा। जी माँ, अभी तैयार होकर आती हूँ। सासू माँ के जाने के बाद मैं सुनील के लिए सोच रही थी। संकोचवश उनसे कुछ भी पूछना सकी। रात में वे कमरे में आए भी थे या नहीं, या सुबह उठकर चले गए हो। उफ मेघा, ऐसे कैसे अपनी सुहाग रात में भी घोड़े बेचकर सो गई। खुद को कोसते हुए तैयार होने के लिए उठी। लगभग सभी रिश्तेदार जाने के लिए तैयार थे। सासू माँ सभी की विदाई कर रही थी। मैं भी उनकी मदद के लिए उनके साथ जाकर खड़ी हो गई। पर मेरी नजर सुनील को ढूंढ रही थी। वो कहीं नहीं दिख रहे थे। सासू माँ को शायद मेरी मनोस्थिति का
भान हो गया था। उन्होंने कहा, मेघा, सुबह से सुनील सभी के लिए टैक्सी का इंतजाम करने में लगा हुआ है, तुम परेशान ना हो। मैं झेप कर इधर उधर देखने लगी और वह मुस्कुरा रही थी। सभी के जाने के लगभग 1 घंटे बाद सुनील कमरे में आए और बोले, कल रात बहुत गहरी नींद में सो रही थी। शायद तुम इन 4 दिनों से ऐसी बोझिल रस्मों से थक गई थी। जी, कल नींद आ गई थी मुझे, पर आप जगा सकते थे मुझे अपनी तरफ से। मैंने सफाई दी, कोई बात नहीं। उन्होंने मुझे मुस्कुराते हुए देखा। सच कहूं तो जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसा कुछ महसूस हो रहा था जिसको मैं समझ नहीं पा रही थी। और ऊपर से सुनील की मुस्कुराहट, मैं खुद पर नियंत्रण खोती जा रही थी। जिंदगी खूबसूरत लगने लगी, सब कुछ अच्छा लग रहा था। ये क्या हो रहा है कहीं मुझे सुनील से प्यार तो नहीं हो गया? इतनी जल्दी? अभी तक सुनील से मेरी ज्यादा बात भी नहीं हुई और मैं क्या क्या सोच रही हूँ। पागल मेघा उससे बात करते हुए हंस पड़ी। मैं कुछ समय ऐसी ही नई नवेली दुल्हन और उसके सपनों को जीती हुई, मेरी प्यारी सी छोटी सी दुनिया जिसमें रस बस गई थी। कुछ दिन बाद सासू माँ ने फरमान जारी किया, बहू अपनी भी पैकिंग कर लो, कल सुनील के साथ अपने माता पिता से मिलने चली जाना और परसों दिल्ली। माँ ऐसे अचानक? अभी तो कुछ समय और रुकना था। नहीं बेटी, सुनील की छुट्टियां खत्म हो रही है, वह परसों चला जाएगा, तो तुम यहाँ क्या करोगी? सासू माँ का फैसला था, माना तो था ही। मैंने भी अपनी पैकिंग शुरू कर दी, पर सुनील के चेहरे पर एक अजीब घबराहट और बेचैनी महसूस की। मैंने? पर क्यों? हो सकता है मुझे साथ नहीं ले जाना चाहते हो? एक बार पूछूं क्या? पूछने पर कहीं नाराज ना हो जाए? मन में कई तरह के सवाल चल रहे थे। अचानक ऐसी तब्दीली देख किसी का भी मन संशय में पड़ जाए। और यह मेरा भ्रम भी हो सकता है। माँ को छोड़कर जाने से भी मन उदास हो सकता है। मैं भी क्या कुछ भी सोचकर बैठ जाती हूँ। यही सच होगा, माँ के लिए ही सुनील चिंतित होंगे सोचकर काम में जुट गई। अगले दिन सुबह सुबह मायके के लिए निकल गए हम दोनों। माँ बाबा हम दोनों को देखकर बहुत खुश थे। मेघा बिटिया, आज कुछ भी ना नुक्कड़ नहीं करना, सब अच्छे से खा लेना। तुम्हारी माँ सुबह से रसोई से निकली नहीं, तुम्हारी पसंद का सब बनाया है। दामाद बाबू की पसंद के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, जो पता था सब बन गया है। अरे बाबा, आप नाहक परेशान हो रहे हैं और माँ को भी परेशान किए हुए हैं। सुनील सब कुछ खाते हैं। मेरी बाबा से प्यारी नोकझोंक चल रही थी, पर मेरी नज़र सुनील पर ही थी। उनके चेहरे पर पहले से ही अधिक परेशानी दिख रही थी। आखिर बात क्या है? यहाँ भी कुछ पूछा नहीं जा सकता था। माँ तो मेरी शक्ल देखकर ही मेरा दिमाग पढ़ लेगी। मुझे सहज होना होगा। इसी तरह दिन बीता। मैं खुद को सहज रखने का हरशक प्रयत्न करती रही। दामाद बाबू कम बोलते हैं, क्या नाराज है तुझसे जब से आए हैं? कुमसुम से है, हर सवाल का हाँ या ना में जवाब दे रहे हैं। आखिर माँ ने पूछ ही लिया। माँ की नजरों से कैसे कोई छिप सकता है? पर मैं बोली, माँ आप भी क्या क्या सोच लेती है। हाँ, सुनील कम बोलते हैं, पर मुझसे नाराज क्यों होंगे? वो माँ को अकेले छोड़कर जाने की वजह से थोड़े परेशान हैं। बस माँ को किसी तरह समझा लिया, पर सच तो ये था कि सुनील का ये व्यवहार मेरी समझ से परे था। माँ बाबा से विदा लेकर हम उसी रात चले गए। वहाँ भी सासू माँ हमारा इंतजार कर रही थी। खाना खाकर आ गए थे, थके हुए भी थे, इसलिए ज्यादा बात ना कर सिर्फ वहाँ का हालचाल बताकर सोने चली गई। होर की किरणें जब चेहरे पर पड़ी तो मेरी नींद खुली। बगल में सुनील भी गहरी नींद में थे। यूं तो सभी के सामने धीर गंभीर रूप में रहते हैं, अब भी चेहरे पर ये कैसी मासूमियत झलक रही है। मैं एकटक निहारे जा रही थी, तभी सुनील की आँख खुली। मुझे ऐसे देखते हुए झेप गए। क्या बात है, आज सुबह सुबह इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं जनाब की। सुनील की बात सुन मैं भी शर्मा गई। चोरी जो पकड़ी गई थी, पूरा दिन सामान समेटने में चला गया। हम रात की ट्रेन से दिल्ली के लिए निकल गए। सुबह सुनील का मूड ठीक था, पर जैसे जैसे जाने का वक्त आ रहा था, सुनील के चेहरे की परेशानी बढ़ती जा रही थी। स्टेशन से टैक्सी कर घर आ गए। सुनील ने मुझे फ्लैट नंबर बताकर चाबी दी और खुद सामान उतारने लगे। घर तो बहुत गंदा होगा, लगभग 15 दिनों से सुनील थे नहीं यहाँ, पता नहीं कोई मेड भी है या नहीं। यही सोचते हुए मैंने लॉक खोला तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। ये है क्या, आप इतने दिनों बाद आए हो? फिर भी घर ऐसे साफ जैसे हर रोज सफाई होती हो। पीछे आते हुए सुनील से मैंने पूछा। हाँ, वह मेरी एक फ्रेंड की फैमिली भी यहाँ रहती है, मैंने उन्हें सफाई के लिए बोल दिया था। सुनील अचकचाते हुए बोले, ये तो सही किया आपने। अच्छा, किचन कहाँ है? मैंने सुनील
से पूछा, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ। तुम बहुत थकी हुई हो, खाना खाकर आराम करो, किचन देख लो और खाना शाम को बनाना। वह बड़े प्यार से मेरे चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोले, जी जैसा आप कहे हुजूर। मैंने भी नज़ाकत से आंखें झुकाकर बोला। फिर दोनों हंस पड़े। अगले दिन सुनील के ऑफिस जाने के बाद दरवाजे पर खटखट की आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक बेहद खूबसूरत औरत, जिसके हाथ में चाबी थी। शायद वह फ्लैट का लॉक खोलने की कोशिश कर रही थी। मुझे एकटक देखे जा रही थी, जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। आप कौन? अपनी तरफ से ऐसे देख मैं थोड़ी घबरा गई, इसलिए सीधा सवाल किया, यह फ्लैट तो सुनील का है, आप कौन हैं? उसने मेरे सवाल का जवाब सवाल में दिया, मैं सुनील की वाइफ मेगा हूँ, कल ही हम लोग आए हैं। मेरा ये कहना था कि वह मुझे चौंक कर देखकर चकरा गई। मैंने झड़ से उसे सहारा दिया और अंदर ले आई, पानी पिलाया तो वह कुछ संभली। आप ठीक तो है? कौन है आप? मेरे ज़हन में कई तरह के सवाल आ रहे थे। जी माफ करें, मैं आपके ऊपर वाले फ्लैट में रहती हूँ। कल बाहर गई थी, रात में वापस आई, इसलिए पता नहीं चला कि सुनील वापस आ गए हैं। मैं तो सफाई करवाने आई थी। उसने खुद को संयंत्र करते हुए कहा, वो आप है। कल सुनील ने बताया था कि उनके कोई फ्रेंड ऊपर वाले फ्लैट में रहते हैं, वही साफ सफाई करवा देते हैं। पर आपकी तबीयत सही नहीं लग रही है। मैंने कहा, हाँ, कमजोरी महसूस कर रही हूँ कुछ दिनों से, शायद इसलिए चक्कर आ गया होगा। अरे तो फिर आपको आराम करना चाहिए, आप मेरे घर की देखभाल में लगी है। आप बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ, आप प्लीज परेशान ना हो। अरे परेशानी कैसी? आपके बहाने मैं भी चाय पी लूंगी। कहते हुए मैं किचन में चली गई। देखिए, मैं भी कितनी अजीब हूँ, इतनी देर से हम बातें कर रहे हैं और आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। मैं संध्या, मेरे पति अंकित आर्मी में है, पोस्टिंग भी ऐसी जगह पर है जहाँ परिवार को नहीं रख सकते, इसलिए मैं अकेली अपनी बेटी को लेकर रहती हूँ। आप दिल्ली जैसे शहर में अकेली रह रही है। संध्या, आप में बहुत हिम्मत है, मैं तो अकेले रह ही नहीं सकती। सुनील जब तक ऑफिस से आते नहीं, मैं तो बेचैनी से उनका इंतजार करती रहती हूँ। मेरी बात सुनकर वो अजीब नजरों से मुझे एकटक देख रही थी। मैंने गौर तो किया, पर कुछ समझ नहीं आया कि वो ऐसे क्यों देख रही है। मुझे सूर्य अस्त होने वाला था, आसमान में चारों तरफ लालिमा छाई थी। मैं गेट पर खड़ी सुनील का इंतजार कर रही थी और प्रकृति की इस खूबसूरत नज़ारे को और अपनी खुद की बनाई सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। तभी सुनील की आवाज ने मुझे ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाला। यहाँ क्या कर रही हो मेघा? तुम अभी इस शहर से अनजान हो, ऐसे बाहर निकलकर मत खड़ी हुआ करो। घर में घुसते ही सुनील शुरू हो गए, तो क्या मैं पूरा दिन घर पर बैठी रहूं? बाहर सिर्फ मैं ही नहीं और भी औरतें खड़ी है, और मैं इस शहर से इतनी भी अनजान नहीं। मेरा भाई जब यहाँ पढ़ता था तो मैं भी उसके पास रहती थी। कहते हुए मैं चाय बनाने चली गई, या यूं कह लें कि बात बढ़ने से रोकने के लिए हट गई। चाय पीने के साथ सुनील भी सहज हो गए थे। तभी मैंने संध्या जी के बारे में बताया। संध्या का नाम सुन सुनील बहुत असहज हो गए, उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी, हाव भाव अचानक बदल गए। क्या हुआ? आपको तबीयत तो ठीक है आपकी? मैं उन्हें ऐसे देख घबरा गई। नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम परेशान ना हो, शायद ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा। कहते हुए सुनील खुद को सहज करने की कोशिश करने लगे। क्या बात हुई तुम दोनों में? सुनील ने पूछा। कुछ खास नहीं, उन्हें शायद हमारी शादी के बारे में पता नहीं था, इसलिए मुझे देखकर थोड़ी नर्वस लग रही थी। कहते हुए मैं डिनर की तैयारी में लग गई। समय बीतते देर नहीं लगती, ऐसे ही दिन गुजरने लगे थे। सुनील मेरी तरफ से निश्चिंत थे और मैं उनकी तरफ से। मुझे अपने प्यार पर भरोसा था, शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। संध्या जी कब मेरी बड़ी बहन के रूप में मेरी जिंदगी में अहम किरदार में आ गई, पता ही नहीं चला। हंसती मुस्कुराते खुशियां बंटोरते यूं ही दिन गुजर गए। एक दिन सुबह से ही तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। सुनील आजकल बैंक के काम से शहर से बाहर गए थे, इसलिए खुद ही नेहा दीदी को फोन करके उनके हॉस्पिटल चली गई। दीदी ने कुछ जरूरी जांच के बाद बताया कि मैं मां बनने वाली हूं। खुशी और डर दोनों भाव मेरे अंदर समाहित हो, मेरे आंसू झलक पड़े। दीदी ने भी खुशी से मुझे बधाई देते हुए गले लगा लिया। दीदी ने कुछ खास एहतियात बरतने को और समय से मेडिसिन लेने को कहा। फिर मैं खुशी से घर की तरफ बढ़ गई। आज सुनील भी टूर से वापस आने वाले थे, मैं भी उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अब ये न्यूज़ सुनकर
मेरी बेसब्री बेचैनी में बदल गई थी। जल्द से जल्द घर पहुंचकर सुनील को हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी देना चाहती थी। घर पहुंच गई पर सुनील अभी तक आए नहीं थे। उनकी फ्लाइट की टाइमिंग के हिसाब से उन्हें घर पर होना चाहिए, हो सकता हो। घर बंद देख वापस ऑफिस चले गए हो। फोन भी बंद आ रहा है। मेरी बेसब्री अब चिंता में बदल गई। दिमाग में तरह तरह की बातें आ रही थी। फिर मैं संध्या दीदी के घर की तरफ बढ़ गई। सोचा हो सकता है उनसे बात कर अपनी परेशानी का हल निकाल सकूं। दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं था, इसलिए बिना नोक किए मैं अंदर चली गई। वैसे भी अब उनसे मैं इतनी घुल मिल गई थी कि सामान्य औपचारिकता की जरूरत नहीं थी। तभी मुझे संध्या दीदी की जोर जोर से लड़ने की आवाज आई। किसी पर बहुत बुरी तरह से नाराज थी। मुझे लगा शायद मैं गलत वक्त पर आ गई हूँ, इसलिए चुपचाप निकलने वाली ही थी कि सुनील की आवाज सुनकर मेरे कदम वहीं जड़ हो गए। सुनील दीदी को शांत होने के लिए बोल रहे थे। मुझे सहसा अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था और मैं विश्वास करना भी नहीं चाहती थी। फिर भी अपनी शंका दूर करने के लिए दरवाजे से झांक कर देखा। सामने सुनील और संध्या दीदी बैठे थे। सुनील के कंधे पर सिर टिकाकर संध्या दीदी रो रही थी। सुनील, आखिर कब तक मुझे ऐसी जिंदगी जीनी होगी? मैं तुम्हारे लिए अपने पति की ना हो सकी। कभी सोचा है हमारे रिश्ते के बारे में अंकित को पता चल गया, और सबसे बड़ा सच, हमारी बेटी जो अंकित को लगता है कि उसकी बेटी है, ये सच उसे पता चल गया तो वह ना मुझे छोड़ेगा ना तुम्हें। संध्या, तुम परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा तुम सोच रही हो। मेघा को बहुत जल्दी माँ के पास छोड़ आऊंगा, फिर हम पहले की तरह रहेंगे। उन दोनों की बात सुन मेरा दिमाग सुन पड़ गया। जड़वत होकर अपने साथ हुए इस धोखे की दास्तां को खुद अपनी आंखों से देख रही थी और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये ऐसे बेशर्म लोग हैं जो अपने प्यार भरे रिश्तों के साथ ऐसा खिलवाड़ करेंगे। मैं गुस्से और नफरत से कांप रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, सुनिए आप कौन? मैं पूरी तरह से उस इंसान को देख भी नहीं पाई और गिरकर बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो सामने नेहा दीदी और आर्मी यूनिफॉर्म में एक फौजी को देखा। दीदी को देख मैं खुद को रोक ना सकी और रोने लगी। क्या हुआ? मेरी गुड़िया को रो क्यों रही हो? अभी कुछ समय पहले खुश लग रही थी और अभी ऐसे? प्लीज बताओ क्या हुआ। मैंने दुख और क्रोध में रोते हुए पूरी बात दीदी को बता दी। ये भी नहीं सोचा कि सामने जो फौजी खड़ा है वो संध्या का पति है। मेरी बात सुनकर उन लोगों ने पहले तो मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, पर पूरी बात सुनने के बाद उनका मन भी संध्या के प्रति नफरत से भर गया। सिर पकड़ वहीं सोफे पर बैठ गए। तभी दोनों बेशर्मों की तरह एक दूसरे से अनजान बनते हुए आए और नेहा दीदी से मेरे बेहोश होने का कारण जानने की कोशिश करने लगे। उन दोनों को देखकर मन हुआ कि खूब चिल्लाऊं, सब कुछ चीख चीख कर बताऊं। मेरी नफरत बढ़ती जा रही थी उन दोनों के प्रति। संध्या अंकित की तरफ बढ़ी, पर अंकित की आंखों में आंसू और क्रोध से भरा चेहरा देख वह वही जड़ हो गई। उन दोनों को अंदेशा हो गया था, शायद उनके बारे में हम दोनों को पता चल गया है। अंकित ने बताया था कि जब मैं बेहोश हुई थी तो वहां सुनील नहीं थे। मेरे बेहोश होने के समय भी ये दोनों खुद को छिपाने में लगे हुए थे। ये सुनकर क्रोध से मेरा दिमाग फटा जा रहा था। मैंने अंकित और नेहा दीदी से कहा कि इन दोनों को कमरे से बाहर करें। मैं अब एक सेकंड भी इनको बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी बातों से अब सब साफ हो चुका था कि मुझे सब पता है, और अंकित को भी। संध्या अंकित को सफाई देने की कोशिश करने लगी, लेकिन जब अंकित ने DNA टेस्ट की धमकी दी तो रोते रोते सब कबूल कर लिया। सुनील तटस्थ खड़े रहे, चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, जैसे कंठ सूख गया हो। मेरे साथ ऐसा क्यों किया सुनील तुमने? पर मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया, प्यार किया, भरोसा किया तुम पर, और तुमने क्या किया? अगर संध्या से प्यार करते थे तो थोड़ी हिम्मत और मदानगी भी जुटा लेते, माँ से बात करते, कम से कम मेरी जिंदगी तो बर्बाद नहीं करते। कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर जिसकी आंखों और विचारों में शर्म नहीं, उसे कुछ भी कहने सुनने से क्या फायदा? इन दोनों ने एक पल में मेरी जिंदगी बदल दी। कहाँ मैं अपनी खुशियां बांटने चली थी और अभी इनके दिए गए धोखे से टूटी हुई हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, किधर जाऊं। मेरे इस बुरे वक्त में नेहा दीदी और अंकित जो खुद मेरी तरह इनके धोखे का शिकार हुए थे, मेरे साथ साहस से खड़े रहे। दीदी ने सासू माँ और
मेरे मायके में फोन कर उन लोगों को भी बुला लिया। माम्बा मेरी हालत देखकर टूट गए। अकेले में दोनों रोते पर मेरे सामने हिम्मत और समझदारी की बात करते नेहा दीदी मुझे और माम्बा को अपने घर ले गई। माँ बाबा को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता था। वो समाज और परिवार के लिए मुझे समझौते के लिए राजी करने में लगे थे। उनका सोचना था, अकेले इस पुरुषवादी समाज में कैसे मैं एक बच्चे को पाल सकती हूँ। इसलिए मैं सुनील को माफ कर दूं। मैं विवश होकर इनकी बातें सुनती और सोचती रहती, क्या हम औरतें इतनी कमजोर हैं कि अकेले बच्चे नहीं पा सकती, अकेले रह नहीं सकती? क्यों हर पल हमें जीने के लिए पुरुष का सहारा चाहिए? अपनी पत्नी माँ को धोखा देने वाले पुरुष को क्या कहेंगे? जब वो एक साथ दो औरतों से संबंध रखे तो उसे क्या नाम देंगे? समझौता सिर्फ स्त्री करें और पुरुष अपने बड़े से बड़े गुनाहों को छिपाकर समाज में सिर उठाकर चले। मुझे ये मंजूर नहीं था, पर नेहा दीदी के अलावा कोई मेरी बात को समझ नहीं रहा था। अगले दिन सुबह सुबह सुनील आए, मुझसे बात करने की इच्छा जाहिर की, पर मैंने साफ कह दिया कि मैं उनकी उपस्थिति बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी प्रेगनेंसी की खबर उन्हें लग गई थी। शायद माँ ने सासू माँ को बताया हो। बच्चे का हवाला देकर बहुत मनाने की कोशिश की गई, पर मैं अपने फैसले पर अडिग रही। ऐसे इंसान के साथ अब मैं एक पल भी नहीं रह सकती जिसकी एक रखेल और उसकी बेटी हो। जिंदगी में कभी कभी ऐसे मुकाम भी आते हैं जब हमें दिल से नहीं दिमाग से फैसले लेने पड़ते हैं। आज मैं भी उसी मोड़ पर खड़ी हूँ। भाई भाभी का भी साथ मिला। नेहा दीदी तो पहले ही मेरे साथ थी। मेरे लिए फैसला लेना अब इतना भी मुश्किल नहीं था। भाई के सहयोग से एक अच्छा वकील मिल गया और मैंने तलाक के लिए केस दर्ज कराया। तलाक की लंबी प्रक्रिया के बीच कहीं मैं हिम्मत ना हार जाऊं, ये सोचकर भाई ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन करा दिया। मैंने अपना पूरा ध्यान अब पढ़ाई में लगा दिया। सासू माँ भी अपने बेटे को छोड़कर मेरे साथ आ गई। मेरा हौसला बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुनील को अपनी तमाम संपत्ति से बेदखल कर दिया और सब कुछ मेरे और मेरे होने वाले बच्चे के नाम कर दिया। समाज और परिवार के खिलाफ जाकर माँ ने जो मेरे लिए किया उसके आगे हम भी नतमस्तक हो गए थे। माँ ने दिल्ली में मेरे नाम से फ्लैट ले लिया और मेरे साथ मेरी देखभाल के लिए रहने लगी। मैंने माँ बाबा को वापस भेज दिया था। वो लोग बीच बीच में आते रहते। भाई फोन से सारी जानकारी लेता रहता और अपने मित्रों के सहयोग से मेरे हर काम में मदद करता रहता। पढ़ाई के साथ तलाक में जो भी मुश्किलें आती, सबका हाल मेरे परिवार के निस्वार्थ सहयोग से ही संभव हुआ। अब मैं अकेली नहीं, पर इस समय सुनील अकेले हो गए थे। उनकी माँ ने भी उनका साथ नहीं दिया। फिर दोस्त भी कहाँ तक साथ देते। सुनने में आया कि सुनील संध्या और अपनी बेटी के साथ रहने लगे हैं। अंकित भी संध्या को तलाक देने के लिए केस कर चुके थे। मेरा और अंकित के केस का फैसला लगभग एक साथ होना था। दिन महीने गुजरते गए। डॉक्टर ने डिलीवरी के लिए अगले महीने की तारीख दे दी। आखिर वो दिन भी आ गया। मेरा और सुनील का रिश्ता अब खत्म हो चुका था। सुनील उदास से खड़े, कभी मुझे देखते तो कभी माँ को, जो मेरा हाथ पकड़कर खड़ी थी। माँ ने उनकी तरफ देखा भी नहीं और मेरा हाथ थामे कोर्ट की सीढ़ियाँ उतरने लगी। उस दिन के बाद मैंने कभी सुनील को नहीं देखा। कुछ दिनों बाद ही रघु का जन्म हुआ। रघु के आते ही घर की उदासी दूर हो गई। दादी पूरा समय अपने पोते की देखभाल में ही गुजार देती। नाना नानी भी आ गए थे। तीनों उसकी मुस्कुराहट देख अपने सारे दुख भूल जाते। मैं निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई में जुट गई। 10 दिन रह गए थे। परीक्षा में बेड पर लेटे पढ़ाई करती, क्योंकि शरीर अभी कमजोर था और मेरी दोनों मानों की सख्त हिदायत थी कि मैं कोई भी काम ना करूं। इसी तरह सासू माँ और माम्बा की देखरेख में मैंने बीएड कर लिया। टीचर ट्रेनिंग की भी डिग्री ले ली। 3 साल कब गुजर गए पता ही नहीं चला। जल्दी ही मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। धीरे धीरे मेरी गाड़ी पटरी पर आ रही थी। व्यस्तता बढ़ गई थी। ऐसे समय परिवार का साथ मेरे लिए वरदान से कम नहीं था। नेहा दीदी की भी शादी हो गई और उन्होंने नया घर मेरे घर के पास ही ले लिया। रघु नेहा दीदी से बहुत हिलमिल गया था। दीदी को नेहा माँ कहता और दीदी भी उस पर अपना सारा स्नेह लुटाती रहती। नेहा दीदी के पति लखन भैया बहुत सुलझे हुए इंसान थे। मेरी जिंदगी में वे मेरे दूसरे भाई बनकर आए थे। तभी फोन की घंटी मुझे अतीत से वर्तमान में ले आई। हेलो माँ। रघु की आवाज सुनकर मैंने अपने आंसुओं को पोंछते हुए खुद को संभालने का भरसक प्रयत्न किया। हाँ
बेटा सब ठीक है, वहाँ तुम ठीक तो हो, कुछ खाया कि नहीं? अरे रुको मेरी प्यारी माँ, मैं ठीक हूँ। यहाँ घर भी बड़ा है, रसोईया भी है, इसलिए खाना भी बन चुका है। बोलते हुए वो हंसने लगा। अच्छा अब ज्यादा मजाक ना कर, मेरा बदमाश इतना बड़ा अधिकारी बन गया है, पर माँ की बातों का मजाक बनाना नहीं छोड़ा। मैंने भी झूठा गुस्सा दिखाया। माँ, मैं चाहे कितना भी बड़ा बन जाऊं पर दिल से हमेशा आपका छोटा बेटा ही रहूंगा। रघु की बातों से मैं इमोशन हो गई, पर खुद को सही करते हुए रघु को सुनील के फोन के बारे में बताया। रघु ने साफ मना कर दिया कि ना ही मैं कभी फोन उठाऊं और ना ही उनके बारे में सोचूं। रघु ने नेहा दीदी और भैया को भी बता दिया कि वो लोग मेरे पास आ जाए ताकि मैं अतीत की यादों में ना चली जाऊं। रघु को सुनील के बारे में सारा सच पता था। खुद माँ ने उसे उसके पिता की सारी सच्चाई बताई थी। वो अपने पिता का नाम भी सुनना पसंद नहीं करता था, ना ही कभी मिलने की इच्छा जाहिर की सासू माँ। और मैंने उससे कई बार पूछा था अगर वह अपने पिता से मिलना चाहे तो हम नहीं रोकेंगे, पर रघु को सुनील का नाम भी सुनना पसंद नहीं था और ना ही कभी सुनील ने भी रघु से मिलने की इच्छा दिखाई। पिछले साल माँ की मृत्यु की खबर सुनील तक पहुंचा दी गई थी, पर सुनील ने माँ के अंतिम संस्कार में भी आना जरूरी नहीं समझा। और आज इस फोन ने मुझसे मेरा चैन छीन लिया था। नेहा दीदी आई तो उन्होंने बताया कि संध्या उनकी ही हॉस्पिटल में इलाज के लिए आई है, उसे कैंसर हो गया है। सुनकर मुझे दुख हुआ। एक पल को तो मैंने भी उनका बुरा सोचा था, पर ऐसी सजा मिली ये कभी नहीं सोचा था। पूरी रात तमाम दुविधा में गुजरी कि क्या करूँ, जाऊं कि नहीं जाऊं। सुबह उठी तो सिर फिर भारी भारी सा लगा। नाश्ते के बाद दवा खा ली और तैयार होने लगी। कॉलेज जाने के लिए निकली, पर मेरे कदम न चाहते हुए भी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गए। सुनील संध्या के बेड की साइड चेयर पर बैठे थे, टूटे कमजोर व सिर झुकाए। शायद मुझसे नजर मिलाने की हिम्मत नहीं थी उनके अंदर। मुझे देख संध्या रोने लगी। हम दोनों तुमसे माफी मांगने का भी हक नहीं रखते, फिर भी तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। हम दोनों ने तुम्हें बहुत दुख दिया। मुझे मेरे मरने से पहले मेरे गुनाहों की माफी मिल जाए तो मेरी तकलीफ कुछ कम हो जाए। रोते रोते लड़खड़ाती जुबान से किसी तरह संध्या ने अपनी बात कही। सुनील भी सिर झुकाए हाथ जोड़ रहे थे। इन दोनों की ऐसी अवस्था देख खुश होना चाह रही थी, पर खुश नहीं हो पा रही थी। इन दोनों ने मिलकर मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा दुख दिया, फिर भी मैं इनके दुख में खुद को दुखी महसूस कर रही थी। संध्या, माफ तो मैंने तुम्हें कब का कर दिया था, और सुनील तुम्हें भी। तुम दोनों से नफरत करने से ज्यादा मुझे अपनी और अपने परिवार की जिंदगी संवारने में खुद को लगाना ज्यादा सही लगा, और मैंने वही किया। काश तुम दोनों ने समय से अपने बारे में अपने परिवार को पहले बताया होता, तो यूं मेरी और अंकित की जिंदगी में तुम दोनों नासूर ना बने होते। मेरे साथ तो मेरे अपनों का साथ और आशीर्वाद था, इसलिए आज मैं यहीं खड़ी हूँ। आज मैं और मेरा बेटा जो कुछ भी है माँ के बिना मुमकिन नहीं था। सुनील, तुम्हें तो माँ ने जन्म दिया था, पालपस कर इस लायक बनाया, और तुमने अपनी जन्नी को ही धोखा दिया। उनके अंतिम संस्कार में भी आना जरूरी नहीं समझा। आज मैं बरसों से दबी हुई सारी भड़ास निकाल देना चाह रही थी, पर सुनील की सिसकियां सुनकर रुक गई। तुम दोनों अब अतीत से बाहर निकलो और अपने इलाज पर ध्यान दो। मेरे मन में अब तुम दोनों के लिए कोई दुर्भावना नहीं है, ना ही प्यार की और ना ही नफरत। लखन भैया अच्छे डॉक्टर है, पूरे विश्वास के साथ इलाज करवाओ, कुदरत तुम दोनों का भला करे। कहते हुए मैं बाहर निकलने लगी, तभी पीछे से सुनील की आवाज आई, मेघा मेरा बेटा। सुनील, तुम्हारा कोई बेटा नहीं है जिसे मेरा बेटा कहा? अभी क्या उसका नाम पता है तुम्हें? मैंने झट से सुनील की बात को काटते हुए कहा, तुम्हारी एक बेटी है जो मुझे पता है, बस उसको और अपनी बीमार पत्नी को देखो। आज के बाद मुझे फोन करने या मुझसे मिलने की कोशिश भी नहीं करना। मैं यहाँ आई थी सिर्फ तुम दोनों को ये एहसास दिलाने कि अपनों का साथ कितना जरूरी होता है। धोखे और झूठ पर घर नहीं बनते। सुनील उस कमरे से निकलते समय लगा मैं अपने अतीत की इन कड़वी यादों से भी निकल गई हूँ। मेरा मन साफ हो गया, जैसे यादों की कड़वाहट ने मेरे मन से निकलकर मेरे मन को शुद्ध कर दिया। हल्की बारिश की बूंदें अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी और ठंडी हवाओं ने मेरे मन को तृप्त कर दिया था। तो दोस्तों, मेघा ने सुनील को अपने बेटे के बारे में नहीं बताकर सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।